हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। तो ये सीएनएस में आता है, फार्मा के सीएनएस वाली यूनिट में आता है। अब इस जो ये आज की जो वीडियो है, हम इसमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और हाँ, अगर आप इसका मैकेनिज़्म समझ जाते हैं तो ये बहुत ही इजी है, मतलब सारा आपको एकदम याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन तक भी आपको अगर आप बिल्कुल समझते हैं ड्रग्स वगैरह से लेके, तो क्लासिफिकेशन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी आपको अपने आप ही याद हो जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्किंसंस डिसीज़ होती क्या है, तभी हम उसको ट्रीट करने के बारे में ड्रग्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि यहाँ पे पार्किंसंस डिसीज़ में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं और एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं उनको हम इनहिबिटरी न्यूरॉन बोलते हैं, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेटरी न्यूरॉन होते हैं, उनको हम एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये तो हम एएनएस में, मतलब फार्मा के जो सेकंड चैप्टर है वो हम उसमें पढ़ ही चुके हैं कि एएनएस में डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो रिलीज़ करते हैं डोपामिन, और जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन। ये सभी को पता होगी। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं वो डोपामिन रिलीज़ करते हैं, और एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। आपको ये पता ही होगा कि डोपामिन और एसिटाइल कोलिन जो हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो डोपामिन और एसिटाइल कोलिन होते हैं वो एक बैलेंसिंग मैकेनिज़्म, मतलब बैलेंसिंग रोल में रहते हैं। कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रही है, जैसे अब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इनका नेचर है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ठीक है, इनका नेचर यही है। अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो ये डोपामिन रिलीज़ होके, अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा लेवल में इंक्रीज़ हो रही है तो ये डोपामिन रिलीज़ होके उसको कम कर देगी, मतलब ये बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, कि अगर ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं, तो ये बैलेंस बना के रखते हैं। तो इन केस अगर क्या होता है कि किसी केस में डोपामिन कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है, और ये खुद को बैलेंस नहीं कर पाते किसी की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर कोई हमारा मैकेनिज़्म बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से डोपामिन कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें पार्किंसोनियन डिसीज़ होती है। ठीक है, तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें डोपामिन और एसिटाइल कोलिन को हमें बैलेंस में लाना पड़ेगा, और उसके लिए हम उसको एंटी पार्किंसोनियन ड्रग देंगे। तो हमें एंटी पार्किंसोनियन ड्रग में भी हमें किस टाइप की ड्रग देनी पड़ेगी, या तो हमें डोपामिन बढ़ाने की ड्रग देनी पड़ेगी क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, हमें तो फिर डोपामिन को इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा, या फिर अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है एसिटाइल कोलिन तो हमें उसको डिक्रीज़ कराना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम उस डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अगर ये जो बैलेंसिंग मैकेनिज़्म है, अगर आप इसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जनरली होता क्या है कि डिस्टर्बेंस हो जाता है बिटवीन द एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन। ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब जो बैलेंसिंग होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये कहीं बढ़ रहा है तो डोपामिन रिलीज़ होके, क्योंकि इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इनका नेचर होता है, तो ये रिलीज़ होके उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो क्या होता है कि अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है या इम्बैलेंस होता है इन दोनों के बीच में, एसिटाइल कोलिन और डोपामिन के बीच में, तो ये वो लीड करता है पार्किंसंस डिसीज़ को। वो किसकी वजह से होती है? डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। और डोपामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, और जो कि कैसे सही होंगे, जो कि कैसे उसको हम रिकवर करेंगे, वो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन को बैलेंस करके। ठीक है, और हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे? उसको ट्रीट करके एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स देकर। पार्किंसन डिसीज़ एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होती है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, डिजनरेटिव मतलब उनका डिजनरेट कर जाना। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, वो डिजनरेट कर जाते हैं। तो एक्चुअली डोपामिन होता क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एक केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, और ये ब्रेन में सिंथेसिस होता है
ये बेसल गैंग्लिया में होता है। बेसल गैंग्लिया के 4 पार्ट होते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा भी होता है, प्यूटामेन भी होता है, सबथैलेमिक भी होता है और एक और होता है। तो उसके 4 पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा में ये सिंथेसिस होता है, ठीक है, इसकी सिंथेसिस होती है। तो अगर हम पूरा रिवाइज करें कि क्या है, क्या होता है एक्चुअली, तो पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, वो डीजनरेशन, सब्सटेंशिया नाइग्रा का डीजनरेशन हो जाता है जो कि बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है। तो अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा का डीजनरेशन होगा तो उससे, क्योंकि वहाँ पे जब वहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होंगे जो कि डोपामिन सिंथेसिस करते हैं। अब जब सब्सटेंशिया नाइग्रा ही डीजनरेट कर गया तो फिर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन भी डीजनरेट कर जाएंगे, जिससे कि डोपामिन भी सिंथेसिस नहीं होगा, डोपामिन की सिंथेसिस भी नहीं होगी, और डोपामिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी डेफिशिएंसी होगी डोपामिन की, और डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली एसिटाइलकोलिन बढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से डोपामिन और एसिटाइलकोलिन में इम्बैलेंसिंग हो जाएगी जो कि होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाएगी, और उसके सिम्टम्स हमें दिखेंगे जो कि पार्किंसंस डिसीज़ बोलते हैं हम उसको। और इसको मेंटेन करने के लिए केवल 2 ही तरीके हैं, या तो हमें डोपामिन को बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक होम्योस्टेसिस है, वो उसको मेंटेन रहे, और वो इक्विलिब्रियम है जो उसको मेंटेन करता रहे। इसके हम सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स में कि क्या होता है अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में ट्रेमर्स देखते हैं। ट्रेमर्स में क्या होता है कि इसमें वही ट्रेमर्स जो आते हैं, मतलब दौरे पड़ना एक तरीके से, और ब्रेडिकाइनेजिया मतलब जो मूवमेंट हैं उनके मूवमेंट में वो थोड़े धीरे हो जाएंगे, ठीक है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। लॉस ऑफ पोस्चरल इफेक्ट, जो वो पोस्चर मेंटेन करके रखते थे, जो एक नॉर्मल इंसान मेंटेन करके रखता है, वो उसको लॉस कर देंगे। मतलब जो पोस्चर है उनके में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, वो उसको स्टेबल नहीं रख पाएंगे, तो वो अपने जो पोस्चर है वो उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, वो उसको थोड़े अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और बात आती है एकाइनेजिया की। एकाइनेजिया में क्या होता है कि वो जो अपने वॉलंटरी मूवमेंट हैं वो उनको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो जो वो काम करते हैं खुद से, जो इनके जैसे हाथ चलाना होगा तो वो उनको थोड़ा मतलब शेकीनेस आ जाएगी, मतलब वो ठीक से जो उनके वॉलंटरी मूवमेंट है वो उनको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पावर ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। तो ये हो गया कि है ना, मतलब डोपामिन कैसे कम हो रहा है या पार्किंसंस डिजीज़ कैसे हो रही है। एक्चुअली में इस वाले पार्ट में ये था कि है ना कि पार्किंसंस डिजीज़ हो कैसे रही है और उसका रीज़न हमने जाना, और ताकि हम उसको पूरा आगे जब हम उसकी ड्रग्स पढ़ें तो हम उसे ईजिली से समझ सकें कि एक्चुअली में हो क्या रहा था और हमें क्या करना था। तो अब आपको बैलेंसिंग मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली यहाँ पे जो डोपामिन था उसके न्यूरॉन डीजनरेट हो रहे थे, जिसकी वजह से डोपामिन कम हो रहा था। डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का नेचर है एक दूसरे को बैलेंस करके रखना, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी नेचर है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसका काम होगा, डोपामिन का काम होगा उसको कम करना। अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो वो एक्साइटेशन होके जो एसिटाइलकोलिन है वो उसको बढ़ा देगा। तो अगर ये कहीं मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी वजह से हमें सिम्टम्स भी दिखेंगे। और यहाँ पे पार्किंसंस में होता है कि डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में। उसी को हमें रीस्टोर करने को, उसके बाद जब हमें सिम्टम्स दिखेंगे तो उसी को रीस्टोर करने को, उसी को बैलेंस करने को हम ड्रग्स देंगे और उसको ट्रीट करेंगे। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाना है जब आप पूरा पढ़ेंगे। तो उसमें फिर आएगा लीवोडोपा में हम उसको पूरा पढ़ेंगे, और एक इस वाले मैकेनिज़्म को हम समझ लेंगे तो हमें पूरे की पूरी ड्रग्स हमें याद हो जाएंगी। तो इसी वाले मैकेनिज़्म को हमें समझ के चलना है, बाकी सब हमारा हो ही जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच।